वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। आज है 27 अक्टूबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये वो आर्टिकल्स हैं जो हमारी UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडिया में सरोगेसी के इशू से रिलेटेड है। इस आर्टिकल का मेन सेंट्रल आइडिया ये था कि सुप्रीम कोर्ट में एक सरोगेसी से रिलेटेड केस चल रहा था। इस केस डिटेल्स को भी हम और देखेंगे, बट एक बेसिक आइडिया आपको ये होना चाहिए। दिस केस वाज रिवॉल्विंग अराउंड अ वुमेन हु हैड अ पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन, जिसकी वजह से वो अपनी मदरहुड की एस्पिरेशंस को सरोगेसी के थ्रू पूरा करना चाहती थी। लेकिन इंडिया में जो सरोगेसी एक्ट है उसके कुछ क्लॉजेस इस एस्पिरेशन को जेपरडाइज कर रहा था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना लैंडमार्क डिसीजन दिया, वेयरइन सुप्रीम कोर्ट सेफगार्डेड अ वुमेन्स राइट टू पेरेंटहुड। स्पेशली ऐसे केसेस, ऐसे पर्टिकुलर केसेस जहाँ पे कुछ मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्व है, वेयरइन विमेन हैज़ ओनली सोल्यूशन टू बिकम मदर थ्रू सरोगेसी। ऐसे केसेस के अंदर जो सरोगेसी एक्ट है, इसके वो क्लॉज जो कि इस एस्पिरेशन को जेपरडाइज करते हैं, उससे सस्पेंड किया जा सकता है। तो इस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ से पहले सुप्रीम कोर्ट ने विमेंस राइट टू पेरेंटहुड को तवज्जो दी है, उसे सेफगार्ड किया है। ये रूलिंग अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इससे ऐसी विमेन जो कि यूनिक मेडिकल चैलेंजेस फेस कर रही हैं व्हेन इट कम्स टू देयर जर्नी टू पेरेंटहुड, उन विमेन को ये जो रूलिंग है ये प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं इस केस की डिटेल्स को जानते हैं। तो इस आर्टिकल में ये जो केस है, इस केस में द विमेन वाज सफरिंग थ्रू अ रेयर मेडिकल कंडीशन। यहाँ पे एक सिंड्रोम मेंशन किया गया है विच इज़ MRKH सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म है मेयर रोकिटांस्की कस्टर हॉजर सिंड्रोम। अब देखिए, पहली बात तो ये सिंड्रोम एज सच आप अपने PT में प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो MRKH सिंड्रोम का फुल फॉर्म इज मेयर रोकिटांस्की कस्टर हॉजर सिंड्रोम। नाउ इसमें बेसिकली क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड्स ये कंफर्म करते हैं कि ये जो रेयर सिंड्रोम जिस लेडी को है, शी हैज़ एब्सेंट ओवरीज एंड एब्सेंट यूट्रस and therefore she is unable to produce her own eggs। तो इस सिंड्रोम की वजह से आप जब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ते हैं, यू नो अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओवरीज, बिकॉज ओवरीज प्रोड्यूस द एग्स, यू नो, जो कि आगे चल के जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं, जिससे कि पूरा एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो इस सिंड्रोम के केसेस में द विमेन डजंट हैव ओवरीज, शी डजंट हैव यूट्रस, सो देयरफॉर शी इज अनएबल टू प्रोड्यूस हर ओन एग्स। तो ऐसे केस में द ओनली होप इज थ्रू जेस्टेशनल सरोगेसी। तो जेस्टेशनल सरोगेसी में क्या होता है, किसी डोनर का एग यूज़ किया। आप देखें, जो विमेन थी, शी हैज़ दिस सिंड्रोम, शी कैन नॉट प्रोड्यूस हर ओन एग्स एंड देयरफॉर दे यूज्ड अ डोनर्स एग फॉर जेस्टेशनल सरोगेसी बिकॉज शी ऑल्सो डजंट हैव हर ओन यूट्रस। अब देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को समझना होगा आपने कि जो सरोगेट मदर होती है, शी इज़ अ पर्सन जो कि अपना एग यूज़ नहीं करती, शी ओनली कैरीज द फीटस थ्रू प्रेगनेंसी एंड शी विल गिव बर्थ टू द बेबी फॉर अनदर पर्सन, बट शी विल नॉट यूज़ हर ओन एग, हर ओन गेमेट्स। तो इसीलिए इस केस में क्या हो रहा है, अब एक तो सरोगेट वेमेन होगी जो कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगी, और अब क्योंकि इस मेडिकल कंडीशन की वजह से जो एस्पायरिंग मदर है, शी कांट प्रोड्यूस एन एग, सो दे विल फाइंड अ डोनर एग। उस डोनर एग को यूज़ करके जेस्टेशनल सरोगेसी करने की उनकी होप थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आई है, अब इस केस को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास अमेंडमेंट होती है। इसी साल गवर्नमेंट इन मार्च के महीने में अमेंडमेंट लेकर आ रही है टू द सरोगेसी लॉ, जिसमें प्रोहिबिट किया गया द यूज़ ऑफ डोनर गैमेट्स इन सरोगेसी, कि आप सरोगेसी के केसेस में डोनर एग, डोनर स्पर्म, डोनर गैमेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। इसमें ये मैंडेट किया गया कि ऐसा कपल जो कि सरोगेसी प्रोसेस के थ्रू पेरेंटहुड को चेरिश करना चाहता है, दे मस्ट एम्प्लॉय देयर ओन गैमेट्स। वो अपने गैमेट्स, देखो गैमेट्स क्या होते हैं, दे आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। हम एनिमल्स हैं, हम एनिमल्स की बात करें तो मेल्स गैमेट्स को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को हम ओवम या एग सेल्स कहते हैं, राइट।
तो जो इस मार्च में जो रूलिंग आई उसमें ये कहा कि ऐसा पर्सन जो सरोगेसी, ऐसा कपल जो सरोगेसी के थ्रू पेरेंटहुड चाहता है वो अपने ही गेमेट्स को यूज़ करें, मतलब स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड एंड द एग फ्रॉम द वाइफ। इस तरीके से सरोगेसी को अलाउ किया गया। अच्छा, फिर यहाँ पे ये बात भी आई कि अगर हम सिंगल वुमेन की बात करें, इधर विडो और डाइवोर्सी, अगर वो सरोगेसी चाहते हैं यूजिंग देयर ओन सेल्फ एग्स, तो डोनर स्पर्म्स को यूज़ करके आप सरोगेसी प्रोसीजर अवेल कर सकते हैं। बट मेन आइडिया वाज दिस कि सरोगेसी जब हो रहा है तो इसके अंदर जो कपल है वो अपने गैमेट्स को ही यूज़ करेगा। लेकिन इस केस में क्या है, कपल में जो वाइफ है, द विमेन कैन नॉट प्रोड्यूस एग्स, तो उनको क्या करना पड़ रहा था, दे हैड टू लुक फॉर द डोनर एग टू गो फॉर सरोगेसी। एंड क्योंकि अब ये अमेंडमेंट आई जिसकी वजह से सरोगेसी का प्रोसेस रुक गया और ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला। तो ये बेसिक आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट क्योंकि चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया कि दिस इज वायलेटिंग द विमेन्स फंडामेंटल राइट टू पेरेंटहुड। एंड इवन कोर्ट फाउंड दैट कि ये जो अमेंडमेंट हुई थी, जो सरोगेसी एक्ट का कोर प्रोविजन है, ये उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डोनर गेमेट्स को अलाउ किया है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये डिसिसिव ऑर्डर दिया है जिसमें कहा है कि भाई इस अमेंडमेंट की वजह से ये जो कपल सरोगेसी के थ्रू पेरेंटहुड अचीव करना चाहता था वो उसे नहीं कर पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर पा रहा है, लेकिन ये सरोगेसी एक्ट की इंटेंशंस के कॉन्ट्रेरी है। और एक बड़ी चीज़ इसमें और भी आई है कि ये जो उनका जेस्टेशनल सरोगेसी का प्रोसेस वो लास्ट ईयर दिसंबर मंथ से इसे उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन इस साल मार्च के महीने में ये अमेंडमेंट आती है, तो क्या इस अमेंडमेंट की रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? तो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसकी रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं कर सकते। एंड स्पेशली जो कोर्ट की रूलिंग आई है, अगर उसे हम इंटरप्रिटेट करें तो ये विमेन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से आई है। इट रिकग्नाइजेस कि जो डिसीजन है टू ऑप्ट फॉर सरोगेसी, दिस कम्स आउट व्हेन द विमेन इज इनेबल टू बिकम अ मदर ईदर बिकॉज ऑफ अ मेडिकल कंडीशन और अ कंजेनिटल कंडीशन। तो नटशेल में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन ना तो सिर्फ और सिर्फ राइट टू पेरेंटहुड को अपहोल्ड करता है, बट इट ऑल्सो रीइंफोर्सेस द सिग्निफिकेंस ऑफ जेस्टेशनल सरोगेसी when it comes to the women-centric solution for individuals who are facing these challenges, these the medical conditions which are becoming a hurdle when it comes to become a parent. तो इसलिए इस रूलिंग को आप ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट वी कैन यूज़ इट एज अ सब्स्टिट्यूट टू फॉसिल फ्यूल्स। वो इसलिए बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन को हम क्लीन एनर्जी सोर्स मानते हैं। इसकी प्रोडक्शन होती है थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। अब ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन तब होगी जब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से डिराइव की गई हो। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, आपने किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज़ करके वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई। एंड इसीलिए हम मानते हैं कि इट इज़ अ की प्लेयर व्हेन इट कम्स टू ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स कार्बन फ्री इकोनॉमी। लेकिन आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ पे मेन आइडिया यही है कि ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से होनी चाहिए। अब सेम चीज़ को इस आर्टिकल के अंदर भी हाईलाइट किया गया है दैट इंडिया हैज़ दीज ग्रेट प्लान्स टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन, जहाँ पे हम बिना फॉसिल फ्यूल्स की एमिशन के इस क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास एक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट एनर्जी थिंक टैंक है, क्लाइमेट रिस्क होराइजन। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर हमने प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे तो हमारा ये जो प्लान है बड़े लेवल पे ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना, इससे एयर पोल्यूशन वर्सन अप हो सकती है अगर हमने प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे। वो कैसे? देखिए, हमारे पास है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिशन एज ऑफ नाउ, बिकॉज इट एक्सपेक्ट्स कि हम 2030 तक 5 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोड्यूस करें।
अब समझें इस बात को। इसके लिए अब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? रिन्यूएबल एनर्जी। सो फॉर दिस हम हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसे 125 गीगावाट्स तक हमें इंस्टॉल करना होगा। वी नीड टू यूज़ दी 2,50,000 गीगावाट आवर यूनिट्स ऑफ पावर। ये बेसिकली क्या है? अगर आप देखो जिस लेवल पे प्रेजेंटली इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है उसका 13% सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में चला जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसे हमें बढ़ाना होगा। एज ऑफ नाउ मतलब अगर हम अगस्त तक देखें तो हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 131 गीगावाट्स पे है। और ये जो 2030 का ग्रीन हाइड्रोजन प्लान है उसे अचीव करने के लिए हमें एडिशनल उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना होगा, विच वुड बी अराउंड अबव 500 गीगावाट्स ऑफ कैपेसिटी। नाउ यहाँ पे यही चैलेंज की बात की गई है। एक बड़ी डेफिनेशन रखी गई है कि अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी देखें तो उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे डिफाइन किया है। ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जिसकी प्रोडक्शन में मतलब अगर आप 1 kg हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें तो उसकी प्रोडक्शन में 2 kg से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना हो। हमारे माइंड में ये आइडिया होता है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन वो है जिसकी प्रोडक्शन में ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है ग्रीन हाइड्रोजन वो है जिस अगर 1 kg हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में 2 kg से कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो। तो ग्रे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में डिफरेंस क्या है? वेल, ग्रे हाइड्रोजन वो है जब 1 kg हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में 9 kg कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसी सेम चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि हमारा ये जो रिन्यूएबल हमने ये जो मिशन किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो मिशन है हमारा, इसे अचीव करने के लिए हम इसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहते हैं और हर 1 kg हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में 2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगा दिस कैन वर्सन अप द पोल्यूशन। वो कैसे? देखो यहाँ पे मेन कंसर्न क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज, वेयर विल द इलेक्ट्रिसिटी विल कम फ्रॉम। अगर इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के कोल पावर्ड ग्रिड से आ रही है तो कार्बन एमिशन इससे बढ़ेगा। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से बढ़ेगा और साथ ही में रिलीज से बढ़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हाईलाइटेड दैट वी नीड टू पुट स्पेशल चेक्स एंड बैलेंसेस कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस हो रहा है ये रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली ये डेफिनेशन ज़रूर याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू आवर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन इज़ दैट हाइड्रोजन in which for 1 kg hydrogen at least to the limit जो रखी गई है that is of 2 kgs of carbon dioxide. On the same lines environment से related ही हमारे पास ये डाटा आया है जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्म किया है कि अगर हम इस साल के स्टबल बर्निंग के केसेस देखें फ्रॉम द 15 सितंबर टू 25 अक्टूबर जब स्टबल बर्निंग मेनली इंसिडेंट्स होते हैं पंजाब में, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 53% केसेस डिक्रीज हुए हैं। बट स्टिल एक तरफ पंजाब ये कह रहा है कि 53% के केसेस ड्रॉप हुए हैं व्हेन इट कम्स टू स्टबल बर्निंग। बट दिल्ली से ये लगातार न्यूज़ आ रही है कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो एज ऑफ नाउ पुअर कैटेगरी में जा रही है। लगातार चौथा दिन है कि दिल्ली की एयर पुअर कैटेगरी में है एंड इट इज़ वेरी लाइकली दैट बाय सैटरडे इट कैन स्लिप टू वेरी पुअर कैटेगरी। देखिए, जब हम दिल्ली की एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो जनरली विंटर्स में दिल्ली का एयर पोल्यूशन काफ़ी स्पाइक अप हो जाता है, जिसके मेजर फैक्टर्स जो हैं वो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर हैं, विंड्स, टेम्परेचर, दैट इज़ द मेन फैक्टर। लेकिन आसपास की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ का जो स्टबल बर्निंग का पोल्यूशन है वो भी इसमें ऐड ऑन करता है। तो इसीलिए
पंजाब गवर्नमेंट वाज कमिटेड, इसी हमने लास्ट मंथ सितंबर में ही बात की थी कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट की थी कि वो एटलीस्ट 50% से कम अपने स्टबल बर्निंग के केसेस को ले आएंगे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और अभी इन्फॉर्मेशन ये उन्होंने प्रोवाइड की है कि 53% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम स्टबल बर्निंग हुई है। अब पंजाब काफ़ी बड़े अमाउंट में पैडी स्ट्रॉ यहाँ पे जनरेट होता है, 20 मिलियन टन्स पैडी स्ट्रॉ पंजाब में जनरेट होता है। तो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए, ताकि जो किसान है वो स्टबल बर्निंग ना करें, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को अडॉप्ट किया, जिसमें ऑन फील्ड इन सिटू मैनेजमेंट और एक्स सिटू पैडी स्ट्रॉ मैनेजमेंट की गई। एंड मेनली यहाँ पे जो बिहेवियरल चेंज है इसके ऊपर भी काम किया गया। तो स्टबल बर्निंग के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया का जो सेंसेक्स है उससे रिलेटेड है। तो पिछले 4 महीनों के कंपैरिजन में सेंसेक्स एकदम से डिप करता है बाय 1.4%। एंड जब हम रीजंस देखते हैं कि भाई पिछले 4 महीनों के बाद एकदम से सेंसेक्स स्लाइड कर रहा है टू बाय 1.4%, तो इसका मेजर रीज़न तो एक ये है कि वेस्ट एशिया में जो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी बिल्डअप कर चुका है। देखिए, वेस्ट एशिया एक इम्पॉर्टेंट ऑयल रिच एरिया है, राइट, which plays a very important role when it comes to the markets emotions and intentions। तो एक तो बड़ा रीज़न ये भी है। सेकेंडली, यूनाइटेड स्टेट्स में जो बॉन्ड यील्ड है वो राइज हो रही है। देखें, आप बॉन्ड यील्ड के बारे में अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ते हैं। बॉन्ड क्या है? ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस का रिलेशन होता है। बॉन्ड यील्ड तब बढ़ती है जब जो बॉन्ड्स हैं वो सस्ते हो जाएं, ठीक है। जब बॉन्ड्स का जो प्राइसेस है वो कम हो जाता है, ऐसे केस में बॉन्ड की जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, ऐसे इन्वेस्टर्स जो पहले शायद अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो देख रहे हैं कि अरे भाई यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स का जो बॉन्ड्स थे उनके प्राइसेस गिर गए, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय दीज बॉन्ड्स ताकि उनको हायर यील्ड मिले। तो ऐसे केस में क्या होता है, इन्वेस्टर्स अपनी एक्सटर्नल सोर्सेज से, बाकी इमर्जिंग मार्केट से स्पेशली, वहाँ से कैपिटल को निकाल लेता है, आउटफ्लो करता है और बॉन्ड्स को बाय करना शुरू कर देता है। तो यूएस में बॉन्ड यील्ड का बढ़ना भी, इसने भी इंडिया से इमर्जिंग, क्योंकि इंडिया भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो यहाँ से इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और यूएस के बॉन्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसकी वजह से जो सेंसेक्स है वो स्लाइड डाउन हुआ है, राइट। तो ये एक आइडिया देखो आप, यू रीड अबाउट बॉन्ड्स, यू रीड अबाउट बॉन्ड प्राइस, यू रीड अबाउट बॉन्ड यील्ड, एंड दिस आर्टिकल शोज यू हाउ यूनाइटेड स्टेट्स के जो बॉन्ड्स हैं दे आर अफेक्टिंग द इंडिया सेंसेक्स। लास्टली, हमारा लास्ट आर्टिकल कतर से आया है। तो कतर की एक प्राइवेट कंपनी में इंडियन नेवी के फॉर्मर पर्सोनल्स काम कर रहे थे। दे वर 8 फॉर्मर पर्सोनल्स ऑफ इंडियन नेवी हु वर वर्किंग दिस इन प्राइवेट कंपनी इन दोहा इन कतर, एंड इनके ऊपर एस्पियोनियाज का केस किया गया, जिसके बाद अब कतर में इन्हें डेथ पेनल्टी दे दी गई है, राइट। तो इसे लेकर, इस पूरी न्यूज़ आर्टिकल को लेकर इंडिया ने कहा है दैट दे आर डीपली शॉक्ड बाय दिस वर्डिक्ट ऑफ डेथ पेनल्टी, एंड वो पूरी जजमेंट आने की वेट कर रहे हैं। एंड साथ ही में इंडिया ने ये भी कहा है दैट वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल काइंड्स ऑफ लीगल ऑप्शंस। देखो, एक होता है एक्सपीडिशन, है ना, एक्सपीडिशन ट्रीटी, एक्सपीडिशन एक्ट, जिसमें सपोज करें किसी और कंट्री में किसी इंडियन सिटीजन ने क्राइम किया, लेकिन वो सज़ा वो इंडिया में आके पूरी कर सकते हैं। When it comes to कतर, तो हमारा कतर के साथ किसी भी तरह की एक्सपीडिशन ट्रीटी और एक्ट साइन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कुड बी डिफरेंट ऑप्शंस फॉर इंडिया। सबसे बड़ा ऑप्शन तो ये है कि लीगल अपील्स की जाए इन केसेस में, या फिर डिप्लोमेटिकली इस केस को रिजॉल्व किया जाए, बिकॉज इंडिया और कतर चाहे पॉलिटिकली ले लीजिए, इकोनॉमिकली ले लीजिए, कल्चरली ले लीजिए, दे आर वेरी डीपली कनेक्टेड, ठीक है। तो हो सकता है कि ये मैटर डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जा सके, और वी कैन बिल्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन टू अपील फॉर द क्लेमेंसी। तो ये चीज़
कतर से आ रही है, तो इसे फॉलो करेंगे दैट व्हाट वी गोना डू, ताकि इस मैटर में और कौन कौन से लीगल ऑप्शंस हैं जो हम अवेल कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम आगे आने वाले टाइम में निगाह बना कर रखेंगे। तो ये आज के पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे दैट यू शुड नो अबाउट द मस्ट रीड आर न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम आर टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.